Welcome in lecture 5 of Industrial Engineering. Myself Sanjay Tiwari. I am working in BN College of Engineering and Technology, Lucknow as Associate Professor in Department of Mechanical Engineering. So let's move in our course content. जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने प्लांट लोकेशन के बारे में बात किया था एंड आफ्टर प्लांट लोकेशन वी हैव टू मूव अबाउट द प्लांट लेआउट. वी हैव डिस्कस इन प्रीवियस लेक्चर कि हाउ टू सेलेक्ट द कंट्री फॉर आवर प्लांट and after that how to select the state of our plant and within the state which site is actually suitable for our plant. इसको select कैसे करेंगे इसके बारे में डिटेल में बात हुई थी. तो जब हमने एक साइट सेलेक्ट कर लिया किसी स्टेट के अंदर और लास्ट टाइम पे हमने एक डिस्कशन भी किया था एक केस स्टडी का, दैट वाज शिफ्टिंग ऑफ टाटा नैनो प्लांट फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू गुजरात. सो आई थिंक यू हैव स्टडी दैट केस स्टडी. सो एक बार आपने किसी भी स्टेट में एक्चुअल साइट जब सेलेक्ट कर लिया तो उस साइट पे अब हमें अपने प्लांट को इस्टेब्लिश करना है. तो प्लांट को किस तरीके से इस्टेब्लिश करेंगे, अपनी मशीनरी, अपनी रिसोर्सेज को हाउ टू अलाइन इन द प्लांट, इस बात को जब करते हैं तो दैट इज़ नोन एज प्लांट लेआउट. तो मेनली 4 टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट वी विल डिस्कस, दैट इज़ प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, फिक्स्ड लेआउट एंड कॉम्बिनेशन लेआउट. In previous lecture we have discussed about the product layout, that is also known as line layout. So एक बार इसको जल्दी से recap कर लेते हैं, देख लेते हैं कि what is product layout, then after we will go for process, fixed and combination layout. So this is the कहते हैं product layout. This layout is suitable when we have a mass production. mass production कब होगा? जब हमारे पास एक ही प्रोडक्ट होगा और एक प्रोडक्ट की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हमें मैन्युफैक्चर करनी होगी, तो इसी को हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन. मीन्स फॉर द मास प्रोडक्शन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन शुड बी वेरी हाई एंड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इज़ वेरी लिमिटेड. मीन्स प्रोडक्ट की वैरायटी हमारे पास नहीं होगी, मेनली 1 या 2-4 प्रोडक्ट्स होंगे, उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग करनी है. जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये कहें कि बॉल बेयरिंग बनाने हैं तो बॉल बेयरिंग के जो बॉल्स हैं उन्हें बनानी है तो उनकी क्वांटिटी बड़ी हाई बहुत ज़्यादा होगी और वही उसी के साइज़ बदल सकते हैं, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन वो हमें बॉल बेयरिंग ही बनानी है, बॉल्स ही बनानी है. नट एंड बोल्ट्स है ना, बल्ब्स, इस टाइप की जो सिचुएशंस हैं इसी को हम कह रहे हैं मास प्रोडक्शन. तो यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी लेकिन वॉल्यूम बहुत हाई होगा. फॉर दैट वी विल यूज मास प्रोडक्शन और कंटिन्यूअस प्रोडक्शन एंड इन दिस केस सेपरेट प्रोडक्ट लाइन फॉर ईच प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड. क्योंकि हमारा एक ही ऑब्जेक्टिव है कि प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा हो, पर डे पर आवर का जो टारगेट है बहुत ज़्यादा है, तो एक सेपरेट लाइन हर प्रोडक्ट के लिए बनानी पड़ेगी जिससे कि आसानी से एक एंड पे रॉ मटेरियल इनपुट हो और कुछ प्रोसेस होने के बाद दूसरे एंड पे हमें फाइनल प्रोडक्ट मिले और फाइनल प्रोडक्ट को मिलने में टाइम बहुत कम लगे. तो दैट इज़ सेपरेट प्रोडक्ट लाइन फॉर ईच प्रोडक्ट. मशीन्स आर अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ दियर यूज ड्यूरिंग द प्रोडक्शन. मीन्स मशीन्स को उस प्रोडक्ट पे जो ऑपरेशंस होने हैं उन ऑपरेशंस की मशीन को हम लाइन अप करेंगे, है ना. इसको हम एक एग्जांपल से समझें. एग्जांपल ये है, सपोज दैट हमारे पास एक कोई प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, और उस पर बहुत लिमिटेड हमने ऑपरेशंस लिए हैं. सपोज दैट 4 तरह के ऑपरेशंस रिक्वायर्ड हैं. टर्निंग करनी है, डायमीटर कुछ चेंज करना है, तो फॉर दैट वी विल गो फॉर द लेथ मशीन. एंड उस पर कुछ होल करने हैं तो होल के लिए हम ड्रिलिंग मशीन यूज करेंगे. और फिनिशिंग करना है, फिनिशिंग के लिए ग्राइंडिंग मशीन पे जाना है. एंड आफ्टर दैट कुछ कलर कोडिंग करनी है तो उसको पेंटिंग शॉप में ले जाएंगे. मीन्स ऐसा कोई प्रोडक्ट है जिस पे ये 4 ऑपरेशन होने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा. तो फॉर दैट अगर इसका मास प्रोडक्शन लेना है, इस प्रोडक्ट को अगर हमें मास में प्रोड्यूस करना है ना, अगर मास में प्रोड्यूस करना है तो हम इस लेआउट पे जाएंगे. अगर 2-4 पीस चाहिए होंगे तो फिर ये प्रोडक्ट लाइन बनाना बहुत बेनिफिशियल नहीं है, बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा. लेकिन मास में अगर करना है तो हम करेंगे क्या कि इन पे लगने वाली इन 4 मशीनों को एक लाइन में कर देंगे. जैसे यहाँ देखा जाए तो हमने ये 4 ब्लॉक बनाए हैं. सपोज दैट इस ब्लॉक में यहाँ लेथ मशीन डाल दिया, तो पहले रॉ मटेरियल लेंगे, यहाँ पे इनपुट होगा रॉ मटेरियल. आफ्टर दैट लेथ मशीन पे टर्निंग होने के बाद इट विल गो इन द ड्रिलिंग मशीन. यहाँ पे होल बन जाएगा. होल बनने के बाद इट विल गो टू द ग्राइंडिंग मशीन. आफ्टर दैट इन पेंटिंग शॉप एंड आफ्टर दैट वी विल गेट द रिक्वायर्ड आउटपुट. जो भी हमारा प्रोडक्ट है, फाइनल प्रोडक्ट है, वो हमें मिल जाएगा. तो इस तरह से हमने जो मशीन जो जॉब पे होने वाले ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस के लिहाज से हमने मशीनों को सेट किया. तो दैट इज़ नोन एज प्रोडक्ट लेआउट.
ठीक है। तो इस टाइप से जो लेआउट है, इस पे प्रोडक्ट लेआउट है, इसमें टाइम मिनिमम होगा, बहुत जल्दी जल्दी काम होगा, मटेरियल का फ्लो बहुत कम होगा। ऐसा नहीं कि मटेरियल यहाँ से निकला फिर मूव करके कहीं और जाके यहाँ आ रहा है। हमें पता है कि लेथ मशीन के बाद ड्रिलिंग मशीन ही यूज होना है, तो लेथ मशीन को ड्रिलिंग मशीन के नियर बाई रखना ज़रूरी है, जिससे कि जल्दी से यहाँ आ जाए, प्रोडक्ट का वेटिंग टाइम कम हो, मशीन का वेटिंग टाइम कम हो। इस टाइप की सिचुएशंस हमें लिखनी है, तो यहाँ हमें हाई प्रोडक्शन रेट मिलेगा, ठीक है। तो इसका एक एग्जांपल देखा हम लोगों ने। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। तो एडवांटेज क्या है? इट इज सुटेबल फॉर मास प्रोडक्शन, हाई प्रोडक्शन रेट, लो प्रोडक्शन कॉस्ट, मिनिमम मटेरियल हैंडलिंग, लेस वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि सपोज दैट लेथ मशीन से प्रोडक्ट निकला और उसके बाद यहाँ पे जब ये टर्निंग होने के बाद जो प्रोडक्ट यहाँ पे रखा रहेगा स्टोर में, ये एक बकेट होगा, उस बकेट में हमारा टर्निंग ऑपरेशन होने के बाद जो प्रोडक्ट है यहाँ पड़ा रहेगा। तो इसी प्रोडक्ट कह रहे हैं वर्क इन प्रोसेस। तो ऐसा वर्क इन प्रोसेस होना नहीं चाहिए। इट इज़ नॉट गुड फॉर ए प्रोडक्शन लाइन टू हैव ए वर्क इन प्रोसेस। बेहतर ऑप्शन तो ये है कि मशीन यहाँ से निकले, प्रोडक्ट यहाँ से निकले लेथ मशीन से, तो इट मस्ट गो ऑन द ड्रिलिंग मशीन। कभी प्रोडक्ट को इस बकेट में वेट ना करना पड़े, तो वेटिंग टाइम कम होना चाहिए, ठीक है। अभी देखेंगे कि हाउ टू शेड्यूल द जॉब टू गेट द मिनिमम वेटिंग टाइम, आगे देखेंगे इसको, ठीक है ना। तो ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। तो less work in process, mechanized material handling system can be implemented, and better utilization of machine labor and space, and next is smooth flow of material। तो ये सारी चीज़ें हमें उस डायग्राम में दिखाई पड़ रही हैं। कुछ डिसएडवांटेज हैं, कैसे कि क्योंकि हमें जो प्रोडक्शन लाइन हमारी है फॉर इट इज़ सुटेबल फॉर द मास प्रोडक्शन, क्योंकि मास प्रोडक्शन के लिए सुटेबल है, तो हमें यहाँ पे कुछ स्पेशल पर्पज़ मशीन्स यूज करनी पड़ेंगी। स्पेशल पर्पज़ मशीन का मतलब क्या होता है कि वो मशीन जो किसी खास पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं। वह जैसे कि अगर हम लेथ मशीन की बात करें, जो जनरल पर्पज़ लेथ मशीन है हमारी वर्कशॉप में है, तो उस पर तो हम सभी तरह के ऑपरेशन कर लेते हैं, टर्निंग भी कर लेते हैं, ड्रिलिंग, बोरिंग, नर्लिंग, ग्राइंडिंग, एनी टाइप ऑफ ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन इट बाय यूजिंग सम टाइप ऑफ अटैचमेंट्स। लेकिन अगर हमें मास में बार बार वही काम करना है, तो हम लेथ मशीन को कहते हैं मैं प्रेफरेंस नहीं देंगे। तो हम ऐसा कुछ करेंगे, हम CNC मशीन लेंगे, और ऐसी CNC मशीन जो सिर्फ टर्निंग करती हो, है ना, या सिर्फ CNC मिलिंग लेंगे कि CNC मशीन तो है बट इट विल परफॉर्म ए ऑपरेशन ओनली मिलिंग, ठीक है। तो इस टाइप की मशीन्स हम यूज करेंगे यहाँ पे। तो स्पेशल पर्पज़ मशीन्स यूज करेंगे तो उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आएगा, हाई, उसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी, तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट हमारे प्लांट का बढ़ जाएगा। आफ्टर दैट हाई मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, जब वो कभी इसमें ब्रेक डाउन होगा, तो बहुत बड़ा ब्रेक डाउन होगा, तो उसमें हमें मेंटेनेंस कॉस्ट ज़्यादा यूज करना पड़ेगा। आफ्टर दैट स्पेशली ट्रेंड वर्कर इज़ नीडेड। ट्रेंड वर्कर हम क्यों कह रहे हैं? एक वर्कर होता है स्किल्ड वर्कर एंड अदर वर्कर इज़ ट्रेंड वर्कर। सपोज दैट जो CNC मशीन पे हमारा वर्कर काम कर रहा है, ही इज़ ट्रेंड वर्कर, बिकॉज उसने एक ट्रेनिंग ली है, CNC प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग ली है, उसने वो पढ़ा लिखा है, उसने कुछ नॉलेज गेन किया है, उसको प्रोग्रामिंग आती है, कंप्यूटर पे प्रोग्राम कर लेगा और कंप्यूटर के इंस्ट्रक्शंस पे मशीन चलेगी। लेकिन जो लेबर, जो वर्कर हमारा लेथ मशीन पे काम कर रहा है, जनरल पर्पज़ लेथ मशीन पे वर्कशॉप में, उसके हाथों में हुनर है, उसके पास स्किल है ना। तो स्किल्ड वर्कर का मतलब क्या है? उसके पास एक एक्सपीरियंस है, उसके हाथों में हुनर है, वो उस मशीन पे कुछ भी अटैचमेंट लगा के उसके हाथों से जो काम होता है, फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है, तो इसको कह रहे हैं स्किल। और ट्रेनिंग का मतलब है कि उसके पास एक सर्टिफिकेट है कि उसने CNC प्रोग्रामिंग की ट्रेनिंग किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के मशीनों को कहते हैं मूव करने के लिए, रन करने के लिए हमें ट्रेंड वर्कर चाहिए। डिफ़िकल्ट टू चेंज द प्रोडक्शन लाइन इफ़ प्रोडक्ट डिज़ाइन इज चेंजेस। क्या मतलब है कि क्योंकि कस्टमर की नीड डे बाय डे चेंज होती है, तो एट दैट टाइम हमारे पास जो प्रोडक्ट है उसकी डिज़ाइनिंग चेंज होती रहती है। तो इस टाइप की इंडस्ट्री के लिए जहाँ कस्टमर फ्रिक्वेंटली अपनी डिमांड चेंज कर रहा है और हम फ्रिक्वेंटली प्रोडक्ट की डिज़ाइन चेंज कर रहे हैं, इस सब टाइप के जो सिचुएशंस है उसके लिए प्रोडक्ट लेआउट ठीक नहीं है, क्योंकि हमें फिर दोबारा से लाइन को रीशेड्यूल करना, प्रोडक्शन लाइन को रीशेड्यूल करना बहुत मुश्किल काम है, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। अदर वन इज फेलियर ऑफ वन मशीन विल स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी मशीनें हैं वो मशीनें सब सीरीज में लगी हैं। यू कैन सी हियर ऑल मशीन्स आर इन सीरीज। इट मीन्स अगर एक मशीन में ब्रेक डाउन हो गया, ग्राइंडिंग मशीन चलना बंद कर दी, तो फिर ये पूरी लाइन रुक जाएगी। फॉर दैट सिचुएशन हमें ग्राइंडिंग मशीन क्या कहेंगे? हम कहेंगे ग्राइंडिंग मशीन एक और रखें पैरेलल में, है ना। तो अभी ये सीरीज दिखाई पड़ रही है, जब तक इसको हम पैरेलल नहीं करेंगे तब तक ले इस टाइप की सिचुएशंस को
हम मीट आउट नहीं कर पाएंगे। तो देखेंगे नेक्स्ट जो लेआउट हमारे पास प्रोसेस लेआउट है उसमें कुछ ऐसी ही बात होने वाली है। तो एक ये इसका ड्रॉबैक है, ठीक है। अच्छा, लास्ट ड्रॉबैक क्या है कि नॉट फ्लेक्सिबल, इट इज़ रिजिड, फ्लेक्सिबल तो है नहीं, ठीक है। एंड अदर इज प्रोडक्शन रेट इज कंट्रोल्ड बाय बोटलनेक मशीन। प्रोडक्शन रेट जो कंट्रोल होगा बोटलनेक मशीन। हु इज बोटलनेक मशीन, व्हाट डू यू मीन बाय बोटलनेक मशीन? सपोज दैट, जस्ट टेक एग्जांपल कि लेथ मशीन पे उस प्रोडक्ट पे ऑपरेशन होने में 2 मिनट लगते हैं, सपोज दैट ड्रिलिंग मशीन पे 1 मिनट लगता है, एंड ग्राइंडिंग मशीन पे सपोज दैट 8 मिनट लग रहा है, और पेंटिंग में उसको कोडिंग करने या जो कलर कोडिंग करना है इसमें इसको 2 मिनट लग रहा है। तो इस तरह से देखा जाए तो आप ज़रा मुझे बताएं कि एक प्रोडक्ट को इन होकर बाहर आने में टाइम कितना लगेगा। एक प्रोडक्ट को हमें कितनी कितनी देर के बाद एक एक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर यहाँ बकेट में हम अपने आउटपुट को इकट्ठा करें तो आफ्टर हाउ मच मिनट यू विल गेट ए प्रोडक्ट। तो डेफिनेटली यू विल सी दैट बिकॉज ऑफ ग्राइंडिंग मशीन हैव मैक्सिमम वर्किंग टाइम, सो आफ्टर एवरी 8 मिनट वी विल गेट ए प्रोडक्ट। सो इसी को कह रहे हैं बोटलनेक मशीन। ये बोटलनेक मशीन है क्योंकि इस प्रोडक्शन लाइन का जो कंट्रोल इसी के पास है। भले ही ये ड्रिलिंग मशीन एक मशीन में काम करके छोड़ दिया, लेकिन एक मिनट में काम करके छोड़ दिया तो लेकिन ये यहाँ पे इस बकेट में ये इकट्ठा होता रहेगा, यहाँ पे ये वेट करेगा, इसको वेट करना पड़ेगा। जब तक ग्राइंडिंग मशीन से काम होके आगे नहीं बढ़ेगा तब तक यहाँ से प्रोडक्ट इस पर नहीं आएगा। तो इट इज़ बोटलनेक मशीन। तो दैट्स वाई कि जो प्रोडक्शन रेट है that will depend on the bottleneck machine. So this is all about the product layout. Next we should go for the process layout. तो जो हमने प्रॉब्लम्स इश्यूज देखे इन द प्रोडक्ट लेआउट उनको दूर करने की यहाँ कोशिश की जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास सपोज दैट प्रोडक्ट जो प्रोडक्शन रेट है वो मास प्रोडक्शन में नहीं है, तो वॉल्यूम कम हो गया। अब वॉल्यूम कम होने का मतलब क्या है कि प्रोडक्ट की वैरायटी बढ़ गई। हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट के साथ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वैरायटी ज़्यादा है बट वॉल्यूम कम है। वैरायटी हमारे पास हाई है लेकिन जो वॉल्यूम है वो लो है। तो इस टाइप में हम मास प्रोडक्शन के साथ तो नहीं जाएंगे। अब हम कहाँ जाएंगे? वी विल यूज़ द बैच प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। तो इस केस में क्या होगा कि जब ज़्यादा प्रोडक्ट होंगे तो हमें ये भी नहीं पता है ना कि हमारे पास जो ऑर्डर आया है, उस जो जॉब आया है, उस जॉब पर कौन कौन से ऑपरेशन होने हैं। हम नहीं कह सकते कि अच्छा इस पे ये ऑपरेशन होने हैं तो इन मशीनों को एक लाइन में लगा दीजिए। हो सकता है कि हमने अभी इस मशीन को एक लाइन में लगाया और नेक्स्ट जो ऑर्डर हमारे पास आया उसका जॉब डिफरेंट हो गया। अब जब जॉब डिफरेंट हो गया तो उसकी ऑपरेशन का जो सीक्वेंस है, मशीनों का जो यूटिलाइजेशन है वो अलग हो गया, तो फिर मशीन को सेट करना पड़ेगा। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीसेट, रीशेड्यूल, रीप्लान आवर रिसोर्सेज डे बाई डे। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि अपने वर्कशॉप में जितनी मशीनें हमारे पास होंगी जो हम फील कर सकते हैं कि हम इस टाइप के प्रोडक्ट में काम करते हैं, तो इन टाइप के प्रोडक्ट में इस टाइप की मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए अगर हम एक गियर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हैं, तो नो डाउट वी आर मेकिंग ए गियर बट नॉट फॉर ए सिंगल साइज। हम डिफरेंट साइज़ के डिफरेंट मशीनरी के लिए गियर्स बना रहे हैं। तो साइज़, गियर के साइज़ अलग अलग हैं, है ना। तो जब गियर के साइज़ अलग अलग हैं तो उस पर जो यूज होने वाली मशीन्स हैं उन मशीन्स की कैपेसिटी भी अलग अलग होगी, है ना। तो उस टाइप में जब खाली हमें पता है हम गियर ही बना रहे हैं, है ना, लेकिन गियर में भी वैरायटी है, छोटे गियर से लेके बड़े गियर तक बना रहे हैं, तो वैरायटी ज़्यादा है। तो वैरायटी ज़्यादा है तो प्रोडक्शन लाइन हम एक गियर की नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस केस में क्या करते हैं कि हमें मालूम होना चाहिए कि गियर मैन्युफैक्चरिंग में कितनी कौन सी मशीनें यूज करनी पड़ेंगी। हाँ, मशीन यूज करनी पड़ रही है, उस मशीन की कैपेसिटी अलग अलग हो सकती है। तो एक जो है एक कैपेसिटी की, एक मशीन दूसरे कैपेसिटी के, एक मशीन तीसरे कैपेसिटी के ले लेंगे, ठीक है ना। तो उस टाइप में हम लोग क्या करेंगे कि सिमिलर मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोसेस लेआउट, ठीक है, कि सिमिलर मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर। सेम टाइप की मशीन्स को हम एक ग्रुप में रखेंगे, एक जगह रखेंगे, एक साथ रखेंगे। कैसे? सपोज दैट ये हमने एक एग्जांपल लिया है, ये हमारा कोई ये लेआउट है, इट इज़ डिज़ाइन फॉर एनी प्रोडक्ट। ऐसा प्रोडक्ट जिसमें ये सारे के सारे ऑपरेशंस की ज़रूरत है ना, और हो सकता है कभी कभी इसमें से किसी की ज़रूरत ना भी पड़े, ठीक। तो सपोज दैट हमने मालूम है कि हमें लेथ मशीन चाहिए, तो हमने 6 टाइप की लेथ मशीन रखी हैं। लेथ मशीन हमारे पास 6 हैं, 6 मशीन अलग अलग हैं, डिफरेंट कैपेसिटी की हैं, है ना। जनरल पर्पज़ लेथ मशीन है, कैप्स्टन मशीन भी ले रखा है, टरेट मशीन भी ले रखा है, ठीक है। इस टाइप की हमारे पास मशीन्स जो हैं 6 मशीन है, उन सारे 6 मशीन को हमने एक क्लस्टर में लेकर, एक ग्रुप में लेकर यहाँ रख दिया। तो
तो इस ब्लॉक में 6 मशीनें हैं। ऐसे ही मिलिंग की 3 मशीनें, हीट ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे 2 सेटअप लगा रखे हैं, ड्रिलिंग मशीन 4 हैं, ग्राइंडिंग मशीन 5 हैं, स्प्रे पेंटिंग कहीं करते हैं तो वहाँ पर 2 मशीन्स हैं, एंड कहीं पे असेंबली करते हैं। हमने माना है कि ये इतने ऑपरेशंस होने के बाद जो हमारे पास ऑर्डर आएगा पूरा कर लेंगे। अब मान लीजिए ऐसा कोई ऑर्डर आता है जिसमें हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो ऑर्डर को मना कर दें, कैंसिल कर दें। दूसरा ऑप्शन यह क्या है कि एक आध सेल कहीं पे और बना लें, है ना, एज पर रिक्वायरमेंट कहीं पे हमने एक सेल यहाँ पे और बना लिया, इस टाइप से कह दिया, तो हमारा उसके लिए भी रेडी हो गया। तो इससे फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। अच्छा, तो इसमें करना क्या है कि हमने सिमिलर टाइप की मशीन्स को सेलेक्ट किया, सिमिलर मशीन्स आर ग्रुप टुगेदर, लेथ मशीन का ग्रुप, पेंटिंग का ग्रुप, ग्राइंडिंग का ग्रुप, इस टाइप से अपने एरिया में ग्रुप को सेट कर लिया। अच्छा, अभी हमें ये भी नहीं मालूम है कि एक प्रोडक्ट जब मूव करेगा तो लेथ मशीन के बाद कहाँ जाएगा, ठीक है, तो इसलिए इसको हम किसी लॉजिकल पैरामीटर्स के हिसाब से सेट कर रहे हैं। इसकी जो टूल्स एंड टेक्निक है हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे कि हाउ टू डिजाइन ए प्रोसेस लेआउट, ठीक है। तो अभी अगर एग्जांपल लें कि कोई प्रोडक्ट है जिसको पहले लेथ मशीन पे आना है, लेथ मशीन पे आने के बाद सपोज दैट इसको ग्राइंडिंग मशीन पे जाना है, और ग्राइंडिंग मशीन पे जाने के बाद इसका हीट ट्रीटमेंट होना है, हीट ट्रीटमेंट होने के बाद इसको जो है कुछ असेंबली शॉप में आना है, और असेंबली शॉप में आने के बाद आउटपुट हो जाना है। तो ये बाहर हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया, यहाँ पे इनपुट हुआ और ये आउटपुट हो गया। तो इस टाइप का हमने देखा कि मटेरियल हमारा बहुत ज़्यादा मूव कर रहा है। ये इसका ड्रॉबैक प्रोसेस लेआउट का कि मटेरियल बहुत मूव करेगा, लेकिन हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। कोई जॉब आएगा कि लेथ मशीन से इस पे जाएगा, इस पे जाएगा, इस पे जाकर निकाल देंगे, तो मटेरियल हैंडलिंग ज़्यादा होगा, कुछ टाइम ज़्यादा लगेगा, प्रोडक्शन रेट कुछ कम होगा, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी। जैसे जैसे वैरायटी चेंज होगी हम अपने लेआउट को उसको अडॉप्ट कर लेंगे। कभी कभी हो सकता है कि हमें कुछ रिसोर्सेज को बढ़ाना पड़े तो हम एक मशीन यहाँ और लगा देंगे, इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी है। अरेंज द वर्क सेंटर सो दैट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। ओके, सो लेट्स सी द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज क्या है? सुटेबल फॉर बैच प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। द लेआउट इज फ्लेक्सिबल एज पर डिस्कस, कैन अडॉप्ट इजिली द चेंज ऑफ डिजाइन इन प्रोडक्ट। अभी मैंने बात किया कि प्रोडक्ट जैसे चेंज होगा इसको ये अडॉप्ट कर लेगा, इसमें कोई इशूज नहीं आएंगे, हमें लेआउट चेंज नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है कि ब्रेक डाउन ऑफ वन मशीन कैन नॉट स्टॉप द प्रोडक्शन लाइन। वो कैसे? सपोज दैट कि हमारे पास एक लेथ मशीन यहाँ पे कुछ ब्रेक डाउन आ गया, तो अभी हमारे पास 5 लेथ मशीन्स और अवेलेबल हैं। हाँ, नो डाउट उसकी सेटिंग करनी पड़ेगी उस प्रोडक्ट के हिसाब से, लेकिन प्रोडक्शन लाइन नहीं रुकेगी, थोड़ा टाइम बढ़ सकता है। और उस कहते हैं क्योंकि पैरेलल में, हर मशीन के पैरेलल में दूसरी मशीन है, तो क्योंकि पैरेलल मशीन चल रही है यहाँ पे, तो इसमें हमारा प्रोडक्शन लाइन रुकेगा नहीं। एंड नेक्स्ट देखा जाए तो जनरल पर्पज़ मशीन्स आर यूज्ड। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मशीन को जनरल पर्पज़ होने का मतलब क्या है? जनरल पर्पज़ मशीन उसे कहते हैं कि जो डिफरेंट अटैचमेंट लगा के और डिफरेंट प्रोडक्ट को बना सके। अगर एक ऐसी लेथ मशीन है जिस पे सिर्फ टर्निंग कर सकते हैं तो उसको जनरल पर्पज़ नहीं कहेंगे, लेकिन जो हमारे पास वर्कशॉप में सिंपल लेथ मशीन्स होती हैं उस पर हम टर्निंग भी कर सकते हैं, ड्रिलिंग भी करते हैं, थ्रेडिंग भी करते हैं, बोरिंग भी करते हैं, नर्लिंग भी करते हैं, एंड सो ऑन ऑपरेशन वी कैन परफॉर्म ऑन दैट जनरल पर्पज़ मशीन। और इसलिए जनरल पर्पज़ मशीन का होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें पास प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ज़्यादा है और न्यू ऑर्डर हमारे पास किस टाइप के प्रोडक्ट की आने वाली है ये यहाँ पे कुछ क्लियर नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मशीनें हमारी जनरल पर्पज़ हैं, दैट्स वाई लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगा। प्लांट को सेट करने के लिए मशीनों का कॉस्ट कम होगी, सस्ती होगी, और मशीनें सस्ती होंगी और मशीनें छोटी होंगी, जनरल पर्पज़ मशीनें होंगी, कंप्यूटराइज नहीं होंगी, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट लो होगा, सर्विसिंग कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट कुछ भी आप कहें वो लो होगा। दिस ऑल आर द एडवांटेज। इफ़ वी सी अबाउट द डिसएडवांटेज, तो टू मच मटेरियल हैंडलिंग बहुत ज़्यादा है। आपने देखा कि एक प्रोडक्ट को मूव करने के लिए इस टाइप से हमने इतना मूवमेंट लिया, अब दूसरा प्रोडक्ट आया, सपोज दैट दूसरे प्रोडक्ट को पहले ग्राइंडिंग पे जाना है, फिर कहते हैं ड्रिलिंग पे जाना है, फिर लेथ पे जाना है, तो दैट विल मूव लाइक दैट। पहले इस पे जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर उसको असेंबली में आना है, असेंबली में आने के बाद फिर बाहर जाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो बहुत सारे नेटवर्क बन जाएंगे, तो ये एक इशूज़ यहाँ रहेंगे, है ना। तो टू मच मटेरियल हैंडलिंग, ठीक है। और क्योंकि जनरल पर्पज़ हमारे पास मशीन है, तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आएगी कि हमें स्किल्ड ऑपरेटर की ज़रूरत है। यहाँ पे हमें ट्रेंड ऑपरेटर नहीं चाहिए, स्किल्ड ऑपरेटर, क्योंकि जनरल पर्पज़ मशीनों पे हाथ से काम करना है, कंप्यूटराइज्ड वर्क यहाँ नहीं होगा। यहाँ कंप्यूटर पे प्रोग्राम बना के मशीन को रन नहीं करना है, तो हमें ऐसे वर्कर की ज़रूरत है जिनके हाथों में हुनर हो, जिनके पास काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस हो। तो इसलिए कह रहे हैं कि स्किल्ड ऑपरेटर आर नीडेड। एंड लो प्रोडक्शन रेट, नो डाउट,
प्रोडक्शन रेट लो होगा बिकॉज इट इज़ डिजाइन फॉर द बैच प्रोडक्शन और जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग इज़ डिफ़िकल्ट। रूटिंग एंड शेड्यूलिंग से मतलब क्या है कि जॉब का रूट क्या हो। जॉब का रूट मतलब हमने एक जॉब जो हमारे पास आया, पहले किस मशीन पे जाएगा, उसके बाद किस पे जाएगा, उस पे बाद किस पे जाएगा, ये थोड़ा बनाना पड़ेगा। शेड्यूलिंग भी करनी पड़ेगी। तो इसको हम नेक्स्ट कुछ लेक्चर्स में देखेंगे कि रूटिंग एंड शेड्यूलिंग एक डिफरेंट टॉपिक है, उस पर बात करेंगे। तो ये प्रोसेस लेआउट के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है ना। वन थिंग मोर, मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। क्यों? क्योंकि जब रूट नहीं फिक्स है तो मैकेनाइज्ड जो मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक्स है, लाइक जैसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, है ना, कि ऑटोमेटिकली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे उनका फिक्स कर दिया गया, प्रोग्राम बना दिया गया कि वो टेबल है, एक बार यहाँ मूव करेगी, फिर यहाँ से यहाँ जाएगी और कंटिन्यूअसली ऐसे ऐसे मूव करती रहेगी। इसी को कह रहे हैं मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। तो क्योंकि यहाँ पे रूट ही नहीं फिक्स है तो हम मैकेनाइज्ड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, है ना। और मोर फ्लोर एरिया इज़ रिक्वायर्ड, क्योंकि मशीनें बहुत ज़्यादा हमें इसमें यूज़ करनी पड़ रही हैं। और अगर कोई प्रोडक्ट वैरायटी चेंज होती है और हम उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करते हैं तो हमें उसके लिए कुछ न्यू मशीनरी भी इंस्टॉल करनी पड़ती है। तो हमें फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए भी कुछ एरिया छोड़ना पड़ता है। दैट्स वाई हमें बहुत ज़्यादा इसमें फ्लोर एरिया चाहिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रोसेस लेआउट, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फिक्स लेआउट। सो व्हाट इज़ द फिक्स लेआउट? कभी कभी समटाइम्स ऐसा होता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज़ वेरी हैवी। हैवी मीन्स कि उसका वेट ज़्यादा हो या उसका साइज़ बहुत बड़ा हो, बहुत बल्कि हो। तो सच टाइप की सिचुएशंस में ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता है कि हम उस प्रोडक्ट को किसी एक सिटी में, किसी एक प्लांट में मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर असेंबली करें, असेंबली करने के बाद उसको ट्रांसपोर्ट करके उस जगह पहुंचा पाएँ जहां उसका एक्चुअल यूज होना है। ऐसा हो नहीं पाता है कुछ टाइप के प्रोडक्ट्स में। जैसे सपोज दैट कि मान लीजिए आपके शहर में रोड बननी है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि रोड को किसी और शहर में बनाया जाए, उस रोड को फिर ला के आपके शहर में इंस्टॉल कर दिया जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं। कहीं डैम बनना है, किसी रिवर पे कहीं डैम बनना है, तो ऐसा नहीं पॉसिबल है कि डैम को बनाया जाए किसी सिटी में और उसको फिर ले जाके वहाँ पे इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। एक डैम को एक शहर से दूसरे शहर तक ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है, एक रोड को ट्रांसपोर्ट करना मुश्किल है। सिमिलरली आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं यहाँ फिगर में कि एक शिप यार्ड पे शिप बन रहा है। शिप का एक्चुअल जो एप्लीकेशन है वो कहाँ पे है? ओशियन में है, सी में है, समंदर में है। तो ये नहीं पॉसिबल है कि आप किसी गुजरात में या महाराष्ट्र में, यूपी के किसी प्लांट में शिप को बनाएं और बना के फिर ट्रांसपोर्ट करके उसको ले जाके वहाँ पे आप इसको इंस्टॉल करें, समुद्र में ले जाएं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबल है? ये पॉसिबल यही है कि जहाँ पे उसका एक्चुअल एप्लीकेशन है, हम सारी की सारी चीज़ों को, सारे रिसोर्सेज को, मैन, मशीन, मटेरियल्स, एनर्जी, सब कुछ, टेक्नोलॉजी, सब कुछ हम वहीं पे ले जाएं और वहीं पर उसको यूज़ करके और फिर सबको वापस ले जाएं। तो इस टाइप का जब हम लेआउट यूज़ करते हैं तो इसी को हम बोलते हैं फिक्स पोजीशन लेआउट और फिक्स लेआउट। फिक्स लेआउट मतलब कि जहाँ पे हमें सारे रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना है, वो लोकेशन फिक्स है। रिसोर्सेज वहाँ जाएंगे, अपना वर्क परफॉर्म करेंगे एंड टर्न बैक टू होम, वापस चले आएंगे, है ना। तो एक प्रोजेक्ट बेसिस पे काम होगा। कहीं रोड बनना है तो रोड कंटिन्यूस हमेशा के लिए नहीं बनेगा। जैसे जितने लेआउट हमने पढ़े, प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, आपने प्लांट बना दिया तो इट इज़ फॉर ए लॉन्ग टाइम, 50 ईयर 30 ईयर्स के लिए आपका प्लांट है। जब तक प्रोडक्ट आ रहा है तब तक प्लांट चल रहा है। लेकिन अगर कहीं रोड बनना है तो ऐसा नहीं है कि रोड वहाँ पे 50 ईयर्स के लिए रोड बनता ही रहेगा, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। वहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, आपको प्रोजेक्ट मिला, आपने वहाँ पे 6 मंथ 2 मंथ जो भी टाइम लगा, डैम बनाए, रोड्स बनाए, शिप बनाए, एरोप्लेन बनाए और उसके बाद रिसोर्सेज को फिर वहाँ से शिफ्ट कर दिया, दूसरे प्रोजेक्ट पे ले गए। तो इस टाइप के सिचुएशंस को हम बोलते हैं फिक्स लेआउट। एंड दिस फिक्स लेआउट सुटेबल फॉर एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग एट शिप यार्ड, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, है ना। सच टाइप के जो चीज़ें हैं वहाँ पे इसको यूज करते हैं। तो अगर इसके एडवांटेज की बात की जाए तो एडवांटेज ऑफ फिक्स लेआउट आर लेस मटेरियल मूवमेंट एट साइट, लेस टोटल प्रोडक्शन कास्ट, कॉन्टिन्यूटी ऑफ ऑपरेशन आर इंश्योर्ड, ठीक है। एंड अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो मशीन एंड टूल्स टेक मोर टाइम टू रीच एट वर्क साइट। वर्क साइट पे मशीन एंड टूल्स को भेजना है तो ये ट्रांसपोर्टेशन टाइम, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा है, ठीक है। हाईली स्किल्ड वर्कर आर रिक्वायर्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंप्यूटराइज्ड और स्पेशलाइज्ड मशीन हम यूज़ नहीं कर सकते, तो स्किल्ड ऑपरेटर चाहिए।
एंड कॉम्प्लिकेटेड जिग्स एंड फिक्चर्स आर रिक्वायर्ड। जिग्स एंड फिक्चर क्या होते हैं? जो जॉब को एंड मशीन को होल्ड करते हैं, गाइड करते हैं। तो ऐसा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत स्पेशल टाइप के जिग्स एंड फिक्चर को डिज़ाइन करने पड़ते हैं इस टाइप की सिचुएशंस को डील करने के लिए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फिक्स्ड लेआउट। एंड लास्ट लेआउट इज़ कॉम्बिनेशन लेआउट। हमने देखा कि प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट पे बहुत सारे उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। तो यहाँ कोशिश ये की गई है कि सारे के मेनली प्रोडक्ट लेआउट एंड प्रोसेस लेआउट के जो एडवांटेज हैं उनको इकट्ठा कर लिया जाए, जिससे कि हम दोनों के बेनिफिट्स को ले पाएँ। सपोज दैट, जैसे अगर इसको देखा जाए तो यहाँ लेथ मशीन का एक सेल दिखाई पड़ रहा है। दिस इज द सेल ऑफ लेथ मशीन। डिफरेंट टाइप की लेथ मशीन्स को सिमिलर टाइप की मशीन को ग्रुप किया गया। यहाँ पे ग्राइंडिंग मशीन का एक ग्रुप बनाया गया। और भी मशीन हो सकती हैं, 8-10 हो सकती हैं। ऐसे ही ड्रिलिंग मशीन का कुछ ग्रुप बन सकते हैं, और भी ड्रिलिंग मशीन हो सकती हैं। तो हमने एक ड्रिलिंग मशीन का ग्रुप बना लिया। और ऐसे ही कुछ पेंटिंग में भी कई मशीन का ग्रुप बना लिया। तो यहाँ आपको दिखाई क्या पड़ रहा है? इट इज़ द पर्पज ऑफ प्रोसेस लेआउट, जहाँ हम सिमिलर मशीन्स को ग्रुप कर देते हैं। आफ्टर मेकिंग द ग्रुप हमने इसको एक सीक्वेंस में डाल दिया। तो दिस इज़ नोन एज प्रोडक्ट लेआउट। अगर इन ग्रुप को हमने प्रोडक्ट में डाल दिया, इस एक सीक्वेंस में डाल दिया, तो इसी को कह रहे हैं प्रोडक्ट लेआउट। तो हो सकता है इसमें दोनों बेनिफिट मिल रहे हैं कि यहाँ से मटेरियल इनपुट हुआ और उसके बाद यहाँ से हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। और एक फ़ायदा ये मिला कि अगर एक लेथ मशीन हमारी फेल हो गई, अगर ये फेल हो गई तो हमारा वर्क प्रोसेस नहीं रुकेगा, प्रोडक्ट लाइन स्टॉप नहीं होगी, दूसरे लेथ मशीन्स पे काम हो जाएंगे। ऐसे ही डिफरेंट टाइप की ड्रिलिंग मशीन्स हैं तो इस पर भी काम हो जाएगा। ग्राइंडिंग मशीन और भी हो सकती हैं, पेंटिंग मशीन डिफरेंट टाइप की होंगी, तो हमारा वर्क नहीं रुकेगा। तो यू कैन सी हियर दैट वी आर यूजिंग द एडवांटेज ऑफ प्रोडक्ट लेआउट एज वेल एज प्रोसेस लेआउट। सो it is all about for today's lecture. We will discuss some more things in next lecture. Just recap this today's session. So in this lecture we have discussed about the product layout, process layout and fixed layout. And you can see that product layout is used in mass production and process layout is used in batch production. Fixed position layout is used where job the size and shape और weight of job is very heavy, very high. So वहाँ पे हम लोग उसी रिसोर्सेज पे, उसी जगह पे सब कुछ ले जाते हैं। एंड कॉम्बिनेशन लेआउट, इसको हम यूज़ तब करते हैं जब प्रोडक्ट और प्रोसेस लेआउट को कंबाइन करते हैं। तो समटाइम्स कॉम्बिनेशन लेआउट को ही हम कहते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी। ग्रुप टेक्नोलॉजी एक डिफरेंट टॉपिक से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे सेशन। वी विल मीट इन नेक्स्ट मीटिंग। थैंक यू।